हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक नया पाठ जिसका शीर्षक है वाक्य विचार यानी कि सिंटैक्स के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य यानी कि सेंटेंस के बारे में। तो वाक्य के बारे में फिर हम कौन कौन से उसके भेद होते हैं, कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में भी जानेंगे और वाक्य कैसे बनते हैं ये भी सीखेंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले वाक्य यानी सेंटेंस क्या है। भाषा में शब्द का बहुत महत्व है। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है, किंतु वाक्य में प्रयोग किए जाने पर ही किसी शब्द का निश्चित अर्थ निकलता है। वाक्य में शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम रहता है जिससे पूरी बात समझ में आती है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। कौन कौन से वाक्य बच्चे देखिए। आप कौन हैं? मैं राहुल का मित्र विजय हूँ। राहुल तो घर पर नहीं है। ठीक है, मैं फिर कभी मिल लूंगा। उपर्युक्त वार्तालाप में वाक्यों के कारण ही आपसी बातचीत संभव हुई है। दोनों की बातें वाक्यों के कारण ही समझ में आती हैं, वर्ण या शब्दों से नहीं। तो देखिए बच्चों, अगर शब्द का केवल समूह बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। पढ़ाती है अध्यापिका, तो ये आपको कोई वाक्य लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अध्यापिका हमको पढ़ाती है, यानी कि जब हम शब्दों को सही क्रम से सही स्थान पर लगाते हैं क्रमबद्ध तरीके से, तब वो क्या बनता है बच्चों? वाक्य। दूसरा दिया गया उदाहरण बच्चों है भौंकता रात कुत्ता को। तो बच्चों ये क्या है? केवल शब्द समूह है, ये वाक्य नहीं है। अगर हम इसको वाक्य में लिखेंगे तो कुत्ता रात को भौंकता है। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि केवल शब्दों के निश्चित समूह से ही वाक्य नहीं बनता है, बल्कि वाक्य वह होता है जो सार्थक शब्दों का क्रम होता है। तो बच्चों शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे वाक्य कहलाता है। तो बच्चों वाक्य की ये परिभाषा आपको याद भी कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों वाक्य के अंग यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो बच्चों वाक्य के निम्नलिखित दो अंग हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है अथवा जिसका वर्णन किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा है बच्चों विधेय, यानी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है अथवा उसका जो कुछ भी वर्णन किया जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे एक वाक्य है उसको उद्देश्य और विधेय में तोड़ा गया है कि पायल ने खाना बनाया। तो बच्चों इसमें जो पायल है, पायल ने, ये किस में आएगा? उद्देश्य। और बचा हुआ सारा वाक्य यानी कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होगा? विधेय यानी कि प्रेडिकेट। जैसे खाना बनाया, ऐसे ही राधिका बाजार गई है में राधिका तो उद्देश्य है और बाजार गई है विधेय। ऐसे ही तुम बाजार जाओ में तुम तो उद्देश्य है, बाजार जाओ विधेय है। ऐसे ही बच्चों मैं कल दिल्ली गया था, इसमें उद्देश्य क्या है? मैं, और विधेय क्या है? कल दिल्ली गया था। तो बच्चों कई बार वाक्य में उद्देश्य प्रकट नहीं होता अपितु छिपा रहता है। जैसे जाओ, इसमें विधेय तो है किंतु उद्देश्य तुम छिपा हुआ है। अब देखिए बच्चों वाक्य के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो बच्चों वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो बच्चों रचना के आधार पर वाक्यों के कौन कौन से भेद हैं? पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा क्या है बच्चों? मिश्र वाक्य। तो बच्चों अब हम जानते हैं सरल वाक्य क्या होते हैं। देखिए नाम से ही लग रहा है सरल वाक्य, यानी जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि एक क्रिया होने वाले जो भी वाक्य हैं सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम आज नागपुर जा रहे हैं, तो बच्चों इसमें क्या है? एक ही क्रिया है कि जाना, जा रहे हैं। ऐसे ही बच्चों वह आज आएगी, एक ही क्रिया है आएगी, तो ये क्या है बच्चों? सरल वाक्य। वे लोग कल आएंगे, इसमें क्रिया क्या है बच्चों? आएंगे, एक ही क्रिया है आएंगे। ऐसे ही आप कहानी पढ़ते हो, इसमें भी क्या है? एक ही क्रिया है पढ़ना। तो बच्चों ये क्या है? सरल वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य क्या है बच्चों? जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो बच्चों देखिए जैसे हम प्रयाग गए और 12 घंटे में लौट आए, तो बच्चों इसमें क्या है? एक समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी कि जिसको हम योजक भी कहते हैं। योजक शब्द यानी कि जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं वो तो योजक शब्द होते हैं। तो यहाँ पे दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? और। हम प्रयाग गए एक वाक्य था, दूसरा था 12 घंटे में लौट गए, तो किसमें
और यानी कि समुच्चय बोधक हमने लगाया, हम प्रयाग गए और 12 घंटे में लौट आए। तो ये क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। अगला है बच्चों, देखिए इसमें गए और लौट आए, दो क्रियाएं आ रही हैं। ऐसे ही तुम चाय पियोगे या ठंडा। तो बच्चों इसमें क्या है? तुम चाय पियोगे या ठंडा। इसमें भी क्या है? ये भी एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है कि तुम चाय पियोगे, फिर या लगा दिया हमने। ये या क्या है बच्चों? एक समुच्चय बोधक शब्द है ना। ठंडा फिर दूसरा है। तो बच्चों आपने देखा कि तुम चाय पियोगे या ठंडा। ऐसे ही तीसरा है राम आया परंतु कपिल चला गया। एक तो है देखिए आया, एक है चला गया, दो दो क्रियाएं आ रही हैं यहाँ पर भी, आया और चला गया। बीच में क्या लगा है? समुच्चय बोधक परंतु। तो बच्चों आपने जाना कि ये क्या थे? संयुक्त वाक्य थे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मिश्र वाक्य के बारे में। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद भी कर लेनी है बच्चों। यानी कि एक तो मुख्य वाक्य है, दूसरा उस पर आश्रित है यानी कि डिपेंडेंट है। देखिए जैसे है, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते रहो। तो बच्चों ये क्या है? एक मुख्य वाक्य है कि श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि कर्म करते रहो। तो बच्चों कॉमा लगा के फिर क्या लिख दिया इन्होंने? फिर इन्होंने क्या किया है? अल्प विराम लगाया है, फल की इच्छा मत करो। तो ये क्या है? उसी पर आधारित है। जब आप कर्म करोगे तभी तो फल मिलेगा, है ना। यानी कि एक मुख्य वाक्य था, उस पर आश्रित वाक्य क्या था? फल की इच्छा मत करो। तो ये जब दोनों जुड़ करके एक वाक्य बन गया तो ये क्या कहलाया? मिश्र वाक्य। तो जैसा कि आपने देखा था ऊपर कि देखिए मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या अंतर है कि संयुक्त वाक्य में तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक का हम प्रयोग कर रहे थे, या, परंतु, किंतु और, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करते हैं। अगला है बच्चों, उसने कहा कि मंगलवार को बाजार बंद रहेगा। उसने कहा, देखिए क्रिया भी दो है, कहा है ना, बंद रहेगा। तो देखिए उसने कहा कि, क्या कहा कि मंगलवार को बाजार बंद रहेगा, उस पर आश्रित हो गया वो, है ना, मिश्र वाक्य। ऐसे ही रामू जब जंगल में पहुंचा तो उसने देखा वहां शेर घूम रहे थे। तो बच्चों इसमें क्या है? जैसे कि ऊपर वाले में की आया था, इसमें तो आया है ना, तो इससे क्या बन गए हैं? ये मिश्र वाक्य बन रहे हैं। ऐसे ही मामा जी के बाजार जाने के बाद, देखिए एक काम हो गया, एक क्रिया हो गई है जाने के बाद। नाना जी ने सबको एक कहानी सुनाई, दूसरी क्रिया भी हो रही है, यानी दो वाक्य तो आ रहे हैं कि एक तुम बाजार गए मामा जी और दूसरा नाना जी ने कहानी सुनाई। लेकिन हमने इनको मिश्र तो किया, लेकिन बिना समुच्चय बोधक के, तो ये क्या कहलाए? मिश्र वाक्य। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कौन कौन से हैं? पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है निषेधवाचक, चौथा है संदेहवाचक, पांचवा है आज्ञावाचक, छठा है इच्छावाचक, सातवां है संकेतवाचक और आठवां है विस्मयादिबोधक यानी कि विस्मयवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम जानते हैं विधानवाचक वाक्य के बारे में, यानी कि इसको बच्चों हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया के द्वारा कार्य होने की सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे रीता बाहर खेल रही है, हमें जानकारी मिल रही है कि रीता खेल रही है। दूसरा, कपिल पतंग उड़ा रहा है। अगला है बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है और साथ ही क्या है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है। जैसे प्रकाश कहाँ जा रहा था, तुम वहां क्यों नहीं गए। अगला है बच्चों निषेधवाचक। निषेध का मतलब ये निषेध यानी ना, नहीं। तो बच्चों इन वाक्यों में क्रिया नहीं होने या नहीं करने की जानकारी मिलती है। जैसे मीरा पढ़ती नहीं है, मैं भाग नहीं सकता। तो नहीं नहीं आ रहा है ना बच्चों, निषेध हो रहा है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। अगला है बच्चों संदेहवाचक, जहाँ पे संदेह हो किसी पर। इन वाक्यों में संदेह या शंका या संभावना का भाव प्रकट होता है। जैसे आज हमें लौटने में देर हो सकती है, आप क्या कर रहे हैं? एक शंका प्रकट कर रहे हैं कि देर हो सकती है शायद, या फिर शायद आज बारिश हो, आप एक संभावना कर रहे हैं कि शायद आज बारिश हो, तो क्या हो जाएगा? संदेहवाचक। अगला है बच्चों आज्ञावाचक। तो बच्चों आज्ञावाचक में क्या क्या आते हैं? देखिए इन वाक्यों में एक तो आज्ञा, आदेश, अनुमति, विनती और प्रार्थना का भी भाव प्रकट होता है। जैसे उदाहरण है बच्चों, सबको पत्र द्वारा सूचना दो, ये क्या है? एक आज्ञा दी गई है। अगला है बच्चों यहाँ से बाहर निकल जाओ, यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों? एक आदेश दिया गया है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं।
अगला है बच्चों इच्छावाचक वाक्य, यानी कि आपकी इच्छा प्रकट हो रही है। तो बच्चों इन वाक्यों में इच्छा, आशा या शुभ कामना या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे अगर मैं किसी से कह रही हूँ चिरंजीवी हो पुत्र, तो ये मेरे मन की इच्छा निकल रही है ना, चिरंजीवी यानी कि आपकी उम्र लंबी हो, तो चिरंजीवी हो पुत्र क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ऐसे ही ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, मेरी इच्छा है कि ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, मेरी शुभकामना है, मेरी आशा है ना, या मेरा आशीर्वाद है। तो बच्चों ये है इच्छावाचक। अगला है बच्चों संकेतवाचक, यानी कि इन वाक्यों में शर्त या संकेत दिया जाता है। जैसे यदि तुम समय पर आ जाते तो हम ट्रेन पकड़ लेते, वर्षा होती तो गर्मी कम हो जाती, यानी कि या तो संकेत दिया है कि अगर वर्षा होती तो गर्मी कम हो जाती, या फिर क्या है शर्त लगा दी कि तुम जल्दी आते या समय पर आते तो ट्रेन हम पकड़ लेते। अगला है बच्चों विस्मय आदि बोधक वाक्य कौन कौन से होते हैं। इन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि मनोभाव प्रकट होते हैं। जैसे कि बच्चों शाबाश, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हाँ कितना सुंदर दृश्य है। तो बच्चों आप देख रहे हैं इसमें क्या है, विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये चिन्ह जहाँ पे दिख रहा है आपको तो क्या है, शब्द तो है ही, लेकिन वाक्य में उसका प्रयोग हुआ है तो क्या हो जाएगा, विस्मय आदि बोधक वाक्य हो जाएगा। तो बच्चों आइए दोहराएं, एक बार इस पाठ का दोहराव भी कर लेते हैं कि आपने इस पाठ में क्या क्या सीख लिया है। तो बच्चों शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। तो बच्चों संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। तो बच्चों आपने ये 8 प्रकार के वाक्य भी पढ़े। तो आपने वाक्य के अलग अलग प्रकार पढ़े, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और इस वाक्य विचार का अभ्यास बार बार करते रहिए।